सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना स्टडी मन और लगन से कर रहे होंगे। आज की इस शानदार वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के पार्ट नंबर 2 को। क्या सर आपने पार्ट 1 पढ़ा दिया? जी हाँ बच्चों, और अगर आप अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल ऋतु साइंस क्लासेस पे जाकर के पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। सर आपने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ाया, एक माइंड मैप की तरह आप बना करके बता सकते हैं? आपके लिए कुछ भी हाजिर है। तो चलिए पार्ट 1 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए आज का अपना लेक्चर टॉपिक है आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइंड मैप के माध्यम से एक छोटा सा रिकॉल वीडियो, मतलब समझ लीजिए कि 2 से 3 मिनट लगेगा थोड़ा सा रिकॉल करने में पार्ट 1 को। ठीक है, तो पार्ट 1 में सबसे पहले जाने थे कि आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश में हमने जाना कि किसी पदार्थ का वह मूल गुण जिसके कारण उस पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा उसका अनुभव कराता है, उसे ही हमको बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश जानने के बाद हम जाने थे कि उसका खोज कैसे हुआ था। उसका खोज कैसे हुआ था? तो खोज होने के लिए 600 ईसा पूर्व कौन थे? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स, और थेल्स वैज्ञानिक ग्रीस के मिटेलस शहर से बिलोंग करते थे। कहाँ से? ग्रीस के मिटेलस शहर के थेल्स वैज्ञानिक ने अंबर पदार्थ की खोज की। किसका? अंबर पदार्थ की खोज की, और अंबर पदार्थ का खोज किए। और उसके बाद अंबर पदार्थ कहाँ पाया जाता है? तो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। उसके बाद जाने थे कि यूनान में इलेक्ट्रॉन को अंबर कहा जाता है। यूनानी भाषा में, मतलब क्या हो गया, यूनानी क्या है? एक भाषा है, और यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन को अंबर कहा जाता है। यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन को अंबर कहा जाता है। उसके बाद हम क्या जाने थे सर? उसके बाद हम लोग जाने फिर एक वैज्ञानिक आए, कब? 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट आए थे। कौन आए थे? गिलबर्ट आए थे, और वो बताए कि अंबर की तरह ही कुछ और पदार्थ हैं जो अंबर की तरह कुछ और पदार्थ हैं जो ऊन और रेशम के साथ रगड़ने पर किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित करने का उनमें क्या आ जाता है? गुण आ जाता है। और उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, और बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने क्या किया कि 1752 ईस्वी में अंबर पदार्थ, जो आप लोग अंबर पदार्थ का नाम सुने थे, उसका नाम बदल करके क्या रख दिया? अंबर पदार्थ का नाम बदल करके आवेश कर दिया गया। ठीक है, तो आवेश कर दिया। और उसके बाद उसी ने क्या किया था कि आवेश के प्रॉपर्टीज, मतलब प्रकार बताया था। और वो विद्युत आवेश का खोज कैसे किए थे? तो वो सबसे पहले क्या किए थे कि आकाशीय बिजली में पतंग उड़ाए थे, और पतंग उड़ाने के पश्चात क्या हुआ था, उसमें चाबी लगा हुआ था, जिससे उनको एक झटका लगा, और झटका लगा तो यहाँ से उसको पता चला कि यहाँ पे आकाशीय बिजली में भी विद्युत आवेश पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ पता लगा था। और उसके बाद यहाँ से वो क्या किए थे? विद्युत आवेश का खोज किए थे। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने आवेश को प्रैक्टिकली रूप में बताया कि उसे 2 भागों में बांटा गया है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो प्रैक्टिकली कैसे किया? प्रैक्टिकली कैसे किए थे? तो वो क्या किए थे कि एक रेशम का कपड़ा लिए थे, और रेशम के कपड़ा में दो छर जो कि समान प्रॉपर्टीज का था, मतलब दोनों, एक कांच का ले लिए, फिर दोनों एबोनाइट का ले लिए, और तीसरा जो लिए थे वो लिए थे एक एबोनाइट का और एक कांच का छड़। और जब तीनों चीज को किए तो जो आपका दोनों कांच का छड़ था उस पर प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो आपका ये एबोनाइट का छड़ था उस पर निगेटिव चार्ज आ गया। और जो दोनों था जिसमें एक कांच और एक एबोनाइट, तो कांच वाला पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एबोनाइट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इससे पता चला कि आवेश जो है वो 2 प्रकार के हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। उसके बाद हम लोग जाने थे कि आवेश के
सूचित किस चीज़ से करते हैं, डिनोट किस चीज़ से करते हैं, तो वहाँ से हमको पता चला कि आवेश को कैपिटल क्यू तथा स्मॉल क्यू दोनों से सूचित किया जाता है। उसके बाद पता चला कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। उसके बाद क्या पता चला सर, उसके बाद पता चला आवेश का एमकेएस मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एमकेएस मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। जहाँ से आया था, कहाँ से, तो क्यू बराबर IT से आया था। कहाँ से, क्यू बराबर IT, और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है। क्या होता है, AT होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर पढ़े कि कूलम्ब हो गया, आवेश का एसआई मात्रक। उसके बाद आया कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो सबसे बड़ा मात्रक क्या था, फैराडे। क्या था, फैराडे। और एक फैराडे में कितना कूलम्ब होता था, 96,500 कूलम्ब होता था। एक फैराडे में 96,500 कूलम्ब होता था। और फैराडे क्या था, सबसे बड़ा मात्रक था किसका, आवेश का। तो हम लोग पार्ट 1 में सिर्फ हमको लगता है कि इतना ही चीज़ के बारे में डिस्कशन किए थे। आज के क्लास में हम लोग आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से आपका पहला प्रॉपर्टीज आता है आवेश की निश्चिरता। क्या आता है, आवेश की निश्चिरता। लिखेंगे, पहला टॉपिक है आपका आवेश की निश्चिरता। अब इसका कहने का मतलब क्या है, आराम से समझ जाइएगा। और बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ है कि भैया आवेश का निश्चिरता कैसे समझे, इसको कैसे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए। तो चलिए, इसके लिए मैंने आप सभी को एक पॉइंट बताते हैं कि भैया आवेश की निश्चिरता को आप कैसे समझ पाएंगे। देखिए, आवेश की निश्चिरता मतलब एक निश्चित मात्रा में जिस पदार्थ में आवेश है, उसका जो आवेशी गुण है वो बदलता नहीं है। इसका मतलब सर क्या है कि किसी भी वस्तु में आवेश का मान परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वस्तु विराम में हो या फिर आपेक्षिक गति में हो। गति की अवस्था में आवेश के गुणधर्म आवेश की निश्चिरता कहलाती है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, आवेश की निश्चिरता। क्या लिखेंगे, किसी भी वस्तु में आवेश का मान नहीं बदलता है। आवेश का मान नहीं बदलता है, चाहे वस्तु गति में हो, या विराम में। इसका मतलब सर, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास मान लीजिए 5 कूलम्ब का आवेश है, तो आप अगर गति में रहिए या विराम में रहिए, आपके अंदर जो आवेश है 5 कूलम्ब का, तो आपके पास 5 कूलम्ब का ही आवेश रहेगा। क्या रहेगा, आपके पास 5 कूलम्ब का ही आवेश रहेगा। ठीक है, इतना चीज समझ गए। मतलब कि आप गति में रहिए या फिर विराम में रहिए, आपका आवेश जो है वह चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए, इतना चीज समझ गए। तो यही आपका क्या कहलाएगा, तो यही आपका में हो या विराम में हो, चाहे वस्तु गति में हो या विराम में। ये चीज समझ गए। तो यही होता है आवेश के गुणधर्म, आवेश की निश्चिरता कहते हैं। लिख लेते हैं, आवेश के गुणधर्म आवेश की निश्चिरता, आवेश के गुणधर्म आवेश की निश्चिरता कहलाती है। कहते हैं आवेश के गुणधर्म आवेश की निश्चिरता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या समझे कि अगर कोई वस्तु गति में हो, चाहे वह वस्तु विराम में हो, दोनों अवस्था में, चाहे वह गति में हो चाहे वह विराम में हो,
ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि उसका जो आवेश होगा, उस पर जो आवेश होगा वह आवेश कभी भी चेंज नहीं होगा। ये चीज़ समझ रहे? आवेश अगर उस पर 5 कूलम्ब का है तो उस पर 5 ही कूलम्ब का आवेश रहेगा, आवेश चेंज नहीं होगा। ये चीज़ आप समझ गए कि आवेश चेंज नहीं होगा, चाहे वस्तु गति में हो चाहे वस्तु विराम में हो। एक चीज़ आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, एक चीज़ नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि भैया नोट में हम क्या लिखवाने वाले हैं। नोट में लिखिएगा कि विशिष्ट अपेक्षिकता के सिद्धांत लिखते हैं। विशिष्ट क्या लिखेंगे? विशिष्ट अपेक्षिकता का सिद्धांत क्या कहता है? तो विशिष्ट अपेक्षिकता का सिद्धांत विशिष्ट अपेक्षिकता का सिद्धांत विशिष्ट अपेक्षिकता का सिद्धांत से गतिशील क्या होता है? से गतिशील अवस्था में द्रव्यमान परिवर्तन होता है। से गतिशील अवस्था में द्रव्यमान परिवर्तित होता है। अब सर इसका कहने का मतलब क्या है? अब यह नोट आपने क्यों लिखाया समझते हैं, पीछे जाओ। वो इसका मतलब क्या है कि आवेश की निश्चितता कहता है कि चाहे वस्तु गति में हो या चाहे वस्तु विराम में हो, उसका जो आवेश होगा वह नहीं बदलेगा, मतलब उसका आवेश चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी वस्तु गति में है तो उसका द्रव्यमान जो होगा वह बढ़ जाएगा। परिवर्तन है यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि विशिष्ट अपेक्षिकता का सिद्धांत से गतिशील अवस्था में द्रव्यमान बढ़ जाता है। और इसका एक फॉर्मूला हम लोग दे रहे हैं, और इस फॉर्मूला को आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लिखेंगे m इक्वल्स टू m नॉट बट्टा रूट अंडर, क्या लिखेंगे? m इक्वल्स टू m नॉट बट्टा रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बट्टा c। v स्क्वायर क्या लिखना है? v स्क्वायर बट्टा c स्क्वायर। ठीक है, यही क्या कहता है? आपका अपेक्षिकता का सिद्धांत कहता है कि m बराबर m नॉट बट्टा रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बट्टा c स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चे पूछेंगे कि सर m क्या है, m नॉट क्या है? तो m क्या है? गति की अवस्था में द्रव्यमान। क्या है? यहाँ लिखेंगे m क्या है? तो m है आपका गति की अवस्था में द्रव्यमान। लिख लेते हैं सर, गति की अवस्था में द्रव्यमान। ठीक है, तो ये क्या है? m गति की अवस्था में द्रव्यमान। ये m नॉट क्या है? विराम की अवस्था में द्रव्यमान। मास समझ रहे हैं? द्रव्यमान। अब यहां से आएगा v क्या है? तो वस्तु का वेग। क्या है v? वस्तु का वेग। आगे समझते हैं c क्या है? तो c आपका है प्रकाश की चाल। क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश
की चाल। बताइए प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल सर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ आप समझ गए कि m बराबर होता है गति की अवस्था में द्रव्यमान। मतलब हमको निकालना ही क्या था कि गति की अवस्था में उसका द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होता है। तो वेग लिखना है, प्रकाश की चाल लिखना है और m नॉट याद रखना है। और इसी चीज़ से आपका जो है क्या निकल जाएगा, गति की अवस्था में द्रव्यमान। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। आगे क्या है आपका? सर आगे भी आप पढ़ाइएगा जी बच्चों। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करने वाले हैं, करिएगा कमेंट। समझ गए आप सभी? चलिए तो ये चीज़ आप समझ गए। इसमें कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ आवेश की निश्चयता में ये बताया गया कि आवेश चाहे वस्तु विराम में हो चाहे गति में हो, उसका जो आवेश होगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होगा वह गति की अवस्था में बढ़ जाएगा। क्या होगा? जैसे अभी आपका 5 किलो है, तो आप जब दौड़ते रहिएगा तो गति की अवस्था में आपका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, मतलब 5 किलो से ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए, और यही था दोनों चीज़। और ये आपका फार्मूला हो गया m = m नॉट बट्टा 1 - v² बटा c² अंडर रूट। ठीक है, यही चीज़ आपका फार्मूला था। और सब कुछ क्या क्या है सारा कुछ बता दिया, आप सिर्फ नोट बनाइए। ठीक है, आपको क्या बनाना है? नोट बनाना है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे लाते हैं हम लोग दूसरा गुणधर्म। आइए दोस्तों, अब हम आवेश के गुणधर्म के दूसरे पार्ट के देखते हैं कि दूसरा आवेश का गुणधर्म क्या है। पहला आपने जाना कि आवेश की निश्चलता के बारे में, अब हम पढ़ेंगे दूसरा है आवेश के संरक्षण के बारे में। लिखेंगे दूसरा पॉइंट, आवेश के संरक्षण। आवेश के संरक्षण। अब आवेश का संरक्षण क्या कहता है थोड़ा सा समझ लेते हैं, और उसके बाद आपको हम हैंड रिटन नोट्स बना करके यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो देखिए आवेश के संरक्षण का नियम क्या कहता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं और आपको मज़ा आएगा बहुत सारा। तो देखिए आवेश का संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तन किया जा सकता है। अच्छा बताइए आप, दुनिया में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसे आप बना सकते हैं? कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसे आप बना सकते हैं। सारा चीज़ है दुनिया में जिसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा रहा है। आप अगर मोबाइल की बात करिएगा तो मोबाइल में प्लास्टिक लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, बैटरी में बहुत सारा पदार्थ से मिलकर बैटरी बना है। तो कोई भी चीज़ अकेले मिलकर के नहीं बना होता है, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स का योग होता है। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि आवेश के संरक्षण में आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ये चीज़ आप समझ गए। चलिए इसको थोड़ा हैंड रिटन नोट से लिख लेते हैं और उसके बाद आगे हम लोग समझेंगे। तो कह रहा है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, लिखेंगे आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में
एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण या परिवर्तन किया जा सकता है। स्थानांतरण या फिर स्थानांतरित क्या हो सकता है? दूसरे वस्तु में क्या होता है? दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। आवेश का संरक्षण कहलाता है। क्या लिखेंगे? आवेश का संरक्षण कहलाता है। तो आवेश के संरक्षण के नियम से क्या सिद्ध होता है बताइएगा? आवेश का संरक्षण कहते हैं। तो बताइए आवेश के संरक्षण से क्या सिद्ध हो रहा है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और यही आपका क्या बोलते हैं सर? आवेश के संरक्षण का नियम है। तो क्या इसको एक एग्जाम्पल से समझा जाए? चलिए, अगर हम बात करते हैं, मानिए कि यह एक रेशम का कपड़ा है और यह एवोनाइट का छड़ है। मान लेते हैं कि यह रेशम का कपड़ा है और ये एवोनाइट का छड़ है। इस पर अभी कुछ ना कुछ आवेश होगा। अब इसको हम घसना शुरू करेंगे तो खूब घसेंगे, खूब घसेंगे, खूब घसेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? क्या हम, एक मिनट बाबू, ये तो खुल ही गया। चलिए, तो इसको हम घस रहे हैं तो क्या हो रहा है? बहुत घस दिए। तो अब क्या हुआ कि इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चला आया और इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चला आया। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित मतलब बताए थे, यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन को ही आवेश कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस पर और इस पर, मतलब आवेश, इस वाला आवेश इसमें चला गया होगा या फिर इसका आवेश इसमें चला गया होगा। क्या इसमें दो आवेश था पहले से? मानिए 2 कूलम्ब का आवेश था, तो क्या अब इसमें 5 कूलम्ब का आवेश मानिए हो गया, तो क्या इसमें मैंने उत्पन्न किया आवेश को? बिल्कुल नहीं, इस पर मैंने उत्पन्न नहीं किया, बल्कि ये वाला 3 कूलम्ब आवेश रेशम के कपड़े से निकल करके और आपके एवोनाइट के छड़ पे आ गया। और यहाँ से क्या सिद्ध होता है सर? आवेश संरक्षण का नियम, जो कि कहता है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना लेते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल के साथ आगे बढ़ेंगे। मानिए कि यह आपके पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स में आपके पास 4 गो रसगुल्ला है, मतलब बॉक्स है। ठीक है, और फिर आपके पास एक और बॉक्स है। ये आपके पास एक और बॉक्स है और इसमें भी आपके पास 4 रसगुल्ला है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल सर। अब चलिए, इसमें आपके पास 2 कूलम्ब आवेश है, इसमें -3 कूलम्ब आवेश है, इसमें 4 कूलम्ब आवेश है, इसमें 6 कूलम्ब आवेश है। ठीक है, इसमें और इस वस्तु से, ठीक है, इस वस्तु में परिवर्तित किया जा रहा है। इस वस्तु से इस वस्तु में आवेश को परिवर्तित किया जा रहा है। तो दोनों को मिला करके डिब्बा हिलाएंगे पूरा। ठीक है, तो क्या होगा अभी आपको समझ आएगा। तो अगर यहाँ पे हम लेते हैं फिर से 2 कूलम्ब आवेश, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 3 कूलम्ब आवेश, यहाँ पे लेते हैं 5 कूलम्ब आवेश। तो आपको ये बताना है कि इस बॉक्स में कितना कूलम्ब आवेश आएगा, आपको ये बताना है। मतलब क्या कि इस डिब्बा में जितना भी आवेश था, अगर हम इसको हिलाते डुलाते पूरा है, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस डिब्बा में मानिए
तीन चार आवेश वाला मतलब वस्तु है, आवेशित वस्तु। अब उसको हम हिलाना शुरू किए, ठीक है। तो हिलाने से क्या हुआ कि एक वाला इसका आवेश इसमें, इसका आवेश इसमें, इसका आवेश इसमें आकर के इस 3 में तो हमको आवेश बता दिया कि इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। लेकिन अब हमको इसमें पता करना है कि इसमें कितना आवेश आएगा, तो कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा लगाएंगे सिद्ध, मतलब देखिए इस तीनों का ऐड जो होगा वही इसका ऐड के बराबर होगा, यही ना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे इसको मान लीजिए Q1 Q2 Q3 और Q4, और इसको मान लीजिए Q-1 Q-2। तो यहाँ से हम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस Q4 बराबर में हो जाएगा आपके पास Q-1 प्लस Q-2 प्लस Q-3 प्लस Q-4, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आपके पास Q1 क्या है, 2 कूलम्ब, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस Q2 आपके पास है -3, तो यहाँ हो जाएगा क्या, प्लस माइनस -3, यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 4 और प्लस 6 बराबर में Q1 2 प्लस Q1 3 और प्लस 5 और प्लस हमको Q-4 ज्ञात करना है, यही हमको निकालना है कि इसमें क्या होगा। तो देखिए 4 और 6 10 2 12, 12 में से 3 गया कितना, 12 में से 3 गया कितना, 9 बचेगा, बराबर 5 3 8 2 10 और प्लस Q1 4। अब बताइए 10 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 10 इक्वल्स टू Q-4, और 9 में से 10 को हम घटाएंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा Q-4 इक्वल्स टू माइनस में 1। क्या आ गया, Q-4 इक्वल्स टू माइनस में 1, और यहाँ से सिद्ध हो गया भैया कि इसमें कितना आएगा, इसमें -1 कूलम्ब आवेश आएगा। मतलब क्या हुआ कि पहले हम देखिए, अब दोनों को मिलाकर देखिए, 5 2 7 3 7 3 10 और 10 में से 1 गया कितना, 9। अब देखिए 6 4 10 2 12, 12 में से 3 गया कितना, 9। अब दोनों समान हो गया कि नहीं हो गया, मतलब क्या किए कि इस डिब्बा में 4 आवेशित वस्तु को लिए, दोनों को हिलाना शुरू किए। अब क्या हुआ कि इसका आवेश इसमें, इसका आवेश इसमें, इसका आवेश उलट पुलट हो गया, और हमको 3 आवेश इसमें, यही डिब्बा का 3 आवेश हमको दे दिया। मतलब क्या हुआ कि देखिए ये 3 आवेश था, ये पॉजिटिव हो गया 3 आवेश, ये 2 आवेश निगेटिव का निगेटिव ही रह गया, ये 4 आवेश, 1 आवेश इसमें से निकल के आ गया। तो पूछ रहा था कि इसमें अब कितना कूलम्ब आवेश आएगा, प्लस या माइनस, यही हमको बताना था। और यहाँ से हमको पता चल गया क्या कि यहाँ पे क्या आएगा, -1 कूलम्ब आवेश बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया भैया, -1 कूलम्ब इज द राइट आंसर। तो क्या आप ये सीख गए, आवेश संरक्षण के नियम को आप लोग सीखे कि क्या कह रहा है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम यही बोला कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए तो अब हम इसको इरेज करते हैं और अगला नियम, अगला गुणधर्म को, प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं आवेश का, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। जैसे कि आवेश जो आपके जैसे 1 कूलम्ब आवेश हो गया, 2 कूलम्ब आवेश हो गया, -2 कूलम्ब आवेश हो गया, 3 कूलम्ब आवेश हो गया, तो ये आवेश, ये जो आवेश है इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे क्या 0.3 कूलम्ब आवेश है, तो नहीं, क्योंकि हम आवेश को तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे 2 कूलम्ब आवेश लिखेंगे तो इसको 1.5 नहीं लिख सकते हैं, यह कूलम्ब है, यह सही है, लेकिन यह गलत है। यहाँ पे 3 कूलम्ब आवेश लिख सकते हैं, लेकिन 3.5 कूलम्ब आवेश नहीं लिख सकते हैं, यह सही है लेकिन यह रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या 2 कूलम्ब आवेश हो सकता है, तो हो सकता है। अगर 3.1 आ जाए नहीं हो सकता है, 4.1 आ जाए नहीं हो सकता है, 4/2 आ जाए कूलम्ब हो सकता है, क्योंकि 2 2 कटेगा तो 2 कूलम्ब आएगा, ठीक है। तो जो हो सकता है उसे लिखना है यस, और जो नहीं हो सकता है उसे लिखना है नो, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चलिए थोड़ा इसकी डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, और इसे किस फॉर्म में लिखा जाता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं।
और अभी तक अगर आप सभी बच्चे वीडियो को समझ रहे हैं अच्छी तरीके से तो एक छोटा सा वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चलिए समझते हैं क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए इसमें लिखेंगे किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश, क्या समझे, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश सदैव मूल आवेश। अब मूल आवेश क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम जान लेंगे। मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है, कितना होता है भैया, तो पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये चीज समझ गए। मतलब किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश उसके सदैव मूल इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश की अनिश्चितता विभाजन नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या, अभी हम जो आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि 2 कूलम्ब आवेश या 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम काट कभी भी नहीं सकते हैं। मतलब इसको 1.5 में बंटवारा इसका नहीं हो सकता है। बोलेंगे कि मेरे पास 2 कूलम्ब आवेश है, आप 0.5 आवेश ले लीजिए, तो उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब क्या, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश सदैव मूल इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। मतलब पूरा गुना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर उपस्थित आवेश 2 कूलम्ब है तो उसका मूल आवेश जो होगा, मूल आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश लिख देते हैं। आप लोग लिखिएगा तो सभी बच्चे जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं काहे। देखिए इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश कितना होता है बताइएगा। क्वेश्चन है आपके पास, इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश सारे बच्चे लिख लेंगे और आज के बाद नहीं भुलाएंगे। 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब कितना होता है भैया, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ऋण। क्यों ऋण लिखेंगे, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात कार्य है। अगर इसी में बोलेगा क्वेश्चन अगला प्रोटॉन का मूल आवेश, प्रोटॉन का मूल आवेश, तो प्रोटॉन का मूल आवेश यही होगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऋण की जगह सिर्फ धन आ जाएगा। मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब धन, मतलब धनायन, ठीक है, क्या हो जाएगा, धन। तो इतना चीज़ आप लोग सीख गए। आगे एक पॉइंट और लिखिएगा कि किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश दुनिया के किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश Q बराबर, Q जो होता है आपका Q क्या है, उपस्थित आवेश बराबर Ne, क्या होता है, Q बराबर Ne, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटीकरण, क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटीकरण।
क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q बराबर Ne का फॉर्म का इसका मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश Q बराबर Ne के फॉर्म में होता है, Q बराबर Ne के फॉर्म में होता है। इसका कहने का मतलब क्या है सर, वो नहीं समझे। बहुत जगह देखे हैं कि भैया लिख देता है Q बराबर Ne, लेकिन समझ नहीं आता है। देखिए इसका कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे N जो है आपका N के जगह पे आप कोई भी ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 1 2 3 4, ये ले सकते हैं। ये डॉटेड लाइन इन्फिनिट तक जा सकता है। लेकिन अगर आप N की जगह 0.1 0.6 0.2 1.2 पॉइंट वाला संख्या अगर लेंगे तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये चीज़ समझे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या है, मूल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। अगर इसमें हम 2 से अगर मानिए कि इसका मतलब प्रारंभिक किसी वस्तु का आवेश 2 कूलम्ब है तो इसको गुना करेंगे तो 2 इंटू 6 पर पावर 67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होगा। लेकिन जब यहाँ पे क्या कर देंगे 1.6 कर देंगे तो इसको गुना करेंगे तो पॉइंट में आएगा आंसर, जो कि सरासर पूरा गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा, मतलब वह आवेश का क्वांटीकरण नहीं होगा। तो आवेश का यह धर्म है, यह गुण है उसका कि किसी भी आवेश को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बाकी बात आवेश को 0.6। इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि कौन सा आवेश का क्वांटीकरण रूप है, तो जिसमें ऑप्शन दिया था 1 2 0.1 और 8, तो इसमें नहीं है, बोला था नहीं है, तो ये वाला नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि आवेश का क्वांटीकरण से हमें क्या समझ आता है कि किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश, दुनिया के किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश सदैव मूल इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। मतलब इसका जो मूल इलेक्ट्रॉन होगा इसका पूर्ण गुणज होगा, मतलब कुछ आधा अधूरा गुणज नहीं होगा। पूरा गुना मतलब क्या भैया, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 और 2 को 1.5 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। मतलब पूर्ण गुणज होना चाहिए। इतना समझ गए आप लोग। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े भैया, आवेश के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें से आपका सबसे पहला था आवेश की निश्चिरता, जिसमें हम पढ़े समझे आवेश की निश्चिरता में हम लोग समझे कि किसी भी आवेश को उसका मान, मतलब किसी भी वस्तु में उसका आवेश जो होता है वह बदलता नहीं है, चाहे वस्तु विराम में हो चाहे आपेक्षिक गति में हो। ठीक है, मतलब अगर हमारे अंदर 5 कूलम्ब आवेश है तो चाहे हम विराम में रहेंगे चाहे हम गति में रहेंगे, हमारा जो आवेश रहेगा आवेश स्थिर रहेगा, मतलब उतना ही आवेश रहेगा 5 कूलम्ब ही। लेकिन द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा, विराम में अगर 5 kg है तो गति में आपका जो द्रव्यमान है वह चेंज हो जाएगा। मतलब अगर 5 किलो है तो वह 6 किलो 7 किलो बढ़ जाएगा, लेकिन घटेगा नहीं, मतलब परिवर्तन हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, आवेश की निश्चितता, जिसमें हम समझे थे कि आवेश निश्चित मात्रा में किसी भी वस्तु में रहता है और उसका मान कभी भी बदलता नहीं है। आपने दूसरा बार में सीखा, क्या था दूसरा बार में आपने क्या सीखा था सर, आवेश का संरक्षण, जिसमें हम समझे कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है। और उस पर मैंने एक फार्मूला और एक क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था अभी, तो आप सभी बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं, इसके लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। और उसके बाद आपका तीसरा नंबर में आया आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ अ चार्ज, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश सदैव मूल इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब रेन, प्रोटॉन का मूल आवेश होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब धन। अच्छा सर, एक चीज़ आपको बताते हैं, आवेश किस वस्तु में होगा और किस वस्तु में नहीं होगा। क्या आपको पता है कि आवेश किस वस्तु में होता है? तो दुनिया का हर एक वस्तु जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान है उसमें आवेश है। दुनिया के हर एक वस्तु जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान है उसके पास क्या है, आवेश है। तो सर
न्यूट्रॉन तो नाभिक में रहता है और उसके पास कुछ आवेश नहीं होता है, मतलब उसका न्यूट्रल होता है। ऐसा का है बउआ, उसके पास भी आवेश होता है लेकिन वह न्यूट्रल हो जाता है, उसके पास भी आवेश होता है लेकिन वह न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटा छोटा कुछ पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स को प्लस माइनस जब आप करिएगा तो वो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर आवेश जो है वह जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि भैया न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश काहे होता है। ठीक है, आपको बताएंगे न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश काहे होता है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं, कितना लाइक का टारगेट रखते हैं 1K, कितना 1K, मतलब आप लोगों को पुराना है 1000 लाइक इस वीडियो में। क्या पुर जाएगा? हाउ द जोश पुर जाएगा सर? चलिए सर, तो देखते हैं क्या होता है। भगवान का शुक्र होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं बढ़ेंगे, जनता का शुक्र होगा बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। जय माँ राधे राधे। चलिए तो आप सभी से मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ, मतलब किस प्रकार से किसी भी वस्तु में आवेश को, जैसे हम यहाँ ठहरा है, मेरे वस्तु बगल में है, तो कैसे आवेश उसमें जाएगा। ठीक है, तो आवेशन की कई प्रकार की विधियाँ हैं, सभी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।